हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 178 से लेकर 181 तक। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो, हम पढ़ते हैं हम सेक्शन 177 से। ठीक है, देखो मैं ये प्रॉपर अपने नोट्स में से ही पढ़ा रही हूँ और फिर इनको देखने के बाद बेयर एक्ट से पढ़ोगे तो सेम लैंग्वेज ही होगी और इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो हमें पता है, मैंने लास्ट वीडियो में जैसे कि बताया था कि जो प्लेज होता है वो प्लेज कौन करता है, बेसिकली ओनर होता है जो गुड्स का। प्लेज उसी के द्वारा की जाती है और कौन से गुड्स का, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है सिर्फ और सिर्फ उनका। ओके, क्योंकि अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, हमारा मोर्टगेज आ जाता है, जिसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, टीपीए में, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ओके, अब प्लेज बाय नॉन ओनर्स, हमने बोला कि जनरली ओनर्स करते हैं, मान लिया, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां प्लेज नॉन ओनर्स के द्वारा भी किया जाता है। मैंने वही लिखा, जनरल रूल ओनली द ओनर या कोई पर्सन ऑथराइज्ड है ओनर के द्वारा वो प्लेज करता है, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 178, 178 ए, 179। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें सिर्फ ये तीन सेक्शंस ही बता रखे हैं इसके एक्सेप्शंस, बट एक्स्ट्रा में अगर हम ये दो सेक्शंस भी पढ़ सकते हैं जो कहाँ पे बात करते हैं, सोगा, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। ठीक है, ये भी मैं एक्स्ट्रा में पढ़ा दूंगी, बट ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये और ये ही आएंगे। जैसे 178 बोलते हैं प्लेज अगर मर्केंटाइल एजेंट कर रहा है तो 178 ए, प्लेज वो पर्सन कर रहा है जिसके पास गुड्स का पोजेशन कैसे आया है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है। ओके, 179 में प्लेज वो पर्सन कर रहा है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट ही है। इसको हम देखते हैं हम डिटेल में। आ जाओ सेक्शन 178 पे, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। इसको हम कैसे याद रखेंगे, पर्सन, पोजेशन, पोजेशन, प्लेज कर दिया, प्लेजी प्लेजी। यहाँ पे हमने पाउनी को जो वर्ड बोला है, यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, प्लेजी प्लेजी। ओके, देखो अब मैंने क्या बोला, प्लेज कौन कर रहा है, मर्केंटाइल एजेंट। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा एजेंट कौन होता है। एजेंट जो हम आगे पढ़ेंगे भी, जो बताता है, जो बंदा प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट करता है, प्रिंसिपल के लिए एक्ट करता है, वो बंदा होता है एजेंट। तो ये इन द सेंस ओनर तो नहीं होता, तो मतलब प्लेज किसके द्वारा हो रही है, नॉन ओनर के द्वारा। क्या मर्केंटाइल एजेंट प्लेज कर सकता है, ये एक्सेप्शन है किस चीज का, इस वाले रूल का। ओके, अब हम देखते हैं, पर्सन जो है एक मर्केंटाइल एजेंट है जिसके पास गुड्स है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। ओके, ओनर की कंसेंट के साथ ओनर ने इसको बोल रखा है, भाई ये ले तो गुड्स वगैरह रख ले। किसको बोला है, मर्केंटाइल एजेंट को बोला है। अब इसने क्या किया, मर्केंटाइल एजेंट ने वो गुड्स को प्लेज कर दिया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब अपने बिजनेस के दौरान ही उसने जो है प्लेज कर दिया प्लेजी के पास, मतलब पाउनी के पास। ठीक है, अब जो पाउनी है वो कैसे एक्ट करना चाहिए, गुड फेथ में एक्ट करना जरूरी है। इन सेंस देखो कि अगर एजेंट है, उसने जो है गुड्स को प्लेज कर दिया, किसके पास प्लेज कर दिया, जो हमारा बी पर्सन है, मतलब जो हमारा पाउनी है उसके पास प्लेज कर दिया। क्या ये ट्रांजेक्शन वैलिड होगी, क्या ये प्लेज वैलिड होगी, जनरल आंसर होता नहीं, बट सेक्शन 178 के अकॉर्डिंग ये प्लेज भी वैलिड होगी, प्रोवाइडेड कि ये जो पाउनी है उसने गुड फेथ में एक्ट किया हो और इसको पता ही नहीं था कि ये जो पाउनर है, पाउनर कौन है यहाँ पे, एजेंट, कि इसके पास तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है, इन द सेंस कि ये ओनर ही नहीं है। ये चीज क्या है, जो हमारा पाउनी है वो अनअवेयर था इस बारे में, तो वो जो हमारी प्लेज है वो वैलिड मानी जाएगी। ओके, तो जो मस्ट एक्ट इन गुड फेथ, कौन, पाउनी, डज नॉट नो दैट द पाउनर हैज नो अथॉरिटी टू प्लेज। पाउनर यहाँ पे इस केस में कौन है, हमारा एजेंट। कौन सा एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट। सो सच प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट क्या मानी जाएगी, वैलिड। ओके, अब आ जाओ 178 ए पे, कहता है प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ गए हम, क्या होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एक ही पार्टी के ऑप्शन पे। कौन सी पार्टी, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं होती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमें कहाँ बता रखा है, एक्सप्रेसली 19 और 19 ए में। 19 ए सिर्फ अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है और जो बाकी है, कोएर्जन हो गया,
फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सेक्शन 19 में हमें बता रखे हैं। ओके, क्या इसमें मिस्टेक भी इंक्लूड है? नहीं, मिस्टेक के सेक्शंस अलग आ जाते हैं 20 से 22। ओके, तो अगर वो पर्सन, कौन सा पर्सन, जो हमारा पाउनर है, अगर वो कोई ऐसी प्लेज कर देता है जो उसको गुड्स कैसे मिले थे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिले थे। किसके थ्रू? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देखते हैं। व्हेन द पाउनर हैज ऑब्टेन्ड पोजेशन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 19 या 19A में, कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल नॉट रिसाइंड एट द टाइम ऑफ प्लेज। प्लेज के दौरान भी वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है कैंसिल नहीं किया गया था। देखो, अभी मैंने जस्ट बताया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं एक ही पार्टी के ऑप्शन पे। अगर इस पार्टी ने अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको रिसाइन नहीं करवाया, उसको कैंसिल नहीं करवाया, और इतनी देर में जो दूसरी अपोजिट पार्टी थी उसने क्या करे? गुड्स को प्लेज कर दिए, तो क्या ये प्लेज वैलिड होएगी? हाँ। इसकी कंडीशंस क्या है? कि अभी तक वो कैंसिल नहीं हुआ था, रिसाइन नहीं हुआ था प्लेज, एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड कि जो हमारा पाउनी है उसने गुड फेथ में एक्ट किया था। पाउनी हैज एक्टेड इन गुड फेथ और रिसाइन नहीं हुआ था, और पाउनी को कोई भी नोटिस नहीं था पाउनर के डिफेक्ट ऑफ टाइटल का। देन पाउनी विल एक्वायर अ गुड टाइटल एंड इट विल बी अ वैलिड प्लेज। इसका मतलब इसमें तीन चीज है। पहली बात कि वो अभी तक रिसाइन नहीं किया था कॉन्ट्रैक्ट को, जो हमारा पाउनी है उसने गुड फेथ में एक्ट किया, प्लस तीसरा उसको कोई भी इस चीज का नोटिस था ही नहीं कि जो पाउनर है वो कौन सा बंदा है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का बंदा है। ओके, उसने गुड फेथ में एक्ट किया था। एग्जाम्पल देखते हैं। ए हैज टेकन ज्वेलरी फ्रॉम XYZ ज्वेलर्स बाय फ्रॉड। उसने फ्रॉड से ले ली इस ऑन ज्वेलर से, और कैसे ली थी? फ्रॉड से ली थी। ए ने क्या किया? ए को जैसे वो ज्वेलरी मिली उसने क्या कर दिया? आके प्लेज कर दिया। फ्रॉड से मिली, फ्रॉड मतलब सेक्शन 17, सेक्शन 17 मतलब वॉइडेबल होगा सेक्शन 19 के अंदर। क्या होगा? वो वॉइडेबल होगा। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसको फ्रॉड से मिली, इतनी देर में इसने प्लेज कर दिया, अभी तक वो चीज रिसाइन नहीं हुई थी। बी वॉज अनअवेयर, इसने किसको प्लेज किया? बी को। बी तो अनअवेयर था डेट ए जो है वो थीफ है, एंड प्लेज किया गुड फेथ में, तो ये क्या प्लेज मानी जाएगी? वैलिड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं आ रहा कि आगे क्या रिलीफ मिलेगा जो ट्रू ओनर है उसके बारे में, उसमें नहीं बता रहे ये लोग। सिर्फ इन्होंने ये बताया हमारी प्लेज कैसी होगी, वैलिड होगी या नहीं, बस। रिलीफ पे मत जाना, क्योंकि हमें टॉपिक क्या पूछा है? सिर्फ प्लेज के बारे में। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 179। ये 178 ए तक के थे नोट्स, 179 पे आओ। 179 क्या कहता है? कह रहा है प्लेज वेयर पाउनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, पाउनर ने क्या किया? उस चीज को प्लेज तो कर दिया, उसका इंटरेस्ट कितना था? इतना पूरा सारा गुड्स था, इसका इंटरेस्ट था सिर्फ इतना ही। तो पाउनी पास जो भी इंटरेस्ट जाएगा या जो भी वो गुड्स प्लेज किए गए हैं वो सिर्फ इसी इंटरेस्ट के लिए वैलिड माना जाएगा। ओके, वेयर पर्सन प्लेजेस गुड्स इन विच ही हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, प्लेज वैलिड होगी सिर्फ और सिर्फ उतने ही इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, अब ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताए थे, एक बार हम वो और देख लेते हैं। एक तो मैंने बताया प्लेज बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल अंडर सेक्शन 30 क्लॉज 2। क्या बोल रहा है? सेल के बाद। इसका मतलब एक सेलर है, एक बायर है। अब यहाँ पे जो है सेल गुड्स जो है सेल करे हैं किसने? सेलर ने बायर को। अब हम क्या बोल रहे हैं? बायर सेल कर रहा है, बायर उसके पोजेशन में आ गया है सेल होने के बाद। इसका मतलब बायर ने पोजेशन तो ले लिया है, बट अभी उसका ओनर राइट नाउ नहीं बना। बट पोजेशन किसके पास है? बायर के पास है, बट अभी उसका ओनर वो नहीं बना है। अगर अब वो गुड्स को प्लेज कर देता है तो वो प्लेज कैसी प्लेज मानी जाएगी? वैलिड प्लेज मानी जाएगी, प्रोवाइडेड अगेन पाउनी ने कैसे एक्ट किया हो? गुड फेथ में एक्ट किया हो, और उसको नहीं पता था कि अभी सिर्फ इसके पास पोजीशन है, ओनरशिप अभी नहीं आई थी। ओके, तो वैलिड प्लेज होगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला? प्लेज कौन कर रहा है? सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। सेल हो चुकी है पर गुड्स किसके पोजेशन में है?
सेलर के पोजीशन में, मतलब ओनरशिप कहाँ गई, अब ओनरशिप आ चुकी है यहाँ पे, बट इसके पोजीशन में है गुड्स। तो अगर गुड्स बेचने के बाद भी ये पोजीशन में है सेलर और गुड्स को अब इसने क्या कर दिया, गुड्स को प्लेज कर दिया, तो क्या वैलिड प्लेज होगी? आंसर इज यस, प्रोवाइडेड जो हमारा पाउनी है अगेन उसने गुड फेथ में एक्ट किया हो, प्लस उसको नोटिस ही नहीं था कि गुड्स तो बेच चुका है सेलर, उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन है, ओनरशिप तो चली गई है किसके पास, बी के पास। ओके, ये एक्स्ट्रा में था, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दे रखा। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं सेक्शन 180 और 181। अगर नोटिस किया हो, हम ये 180 और 181 कहाँ पढ़कर आए थे, जो ड्यूटीज और राइट्स वाली वीडियो थी उसमें, बेलर और बेली के। अब इसमें दोबारा देखते हैं क्या बोल रहा है, देखो, अगर थर्ड पर्सन रॉन्गफुल, क्या बोल रहे हैं, सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, इसका मतलब ये दोनों के राइट्स बताता है, बेलर के भी और बेली के भी। अगर थर्ड पर्सन ने रॉन्गफुली डिप्राइव कर दिया बेली को ऑफ द यूज ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, या कोई ऐसी चीज करी जिससे इंजरी हो रही है, बेली एंटाइटल्ड है टू यूज सच रेमेडीज एज द ओनर माइट हैव एनफोर्स्ड यूज्ड इन द लाइक केस, अगर कोई बेलमेंट नहीं होती तो, and either the bailor या बेली may bring a suit against a third person for such deprivation। क्या बोल रहे हैं कि सपोज बेली को गुड्स दे रखे हैं, किसने, बेलर ने, अगर कल को कोई थर्ड पर्सन आता है, अपना हक जमाता है उन गुड्स पे या कुछ भी करता है जिससे जो है वो डिप्राइव कर रहा है बेली को गुड्स को यूज करने के लिए, वो क्या डिप्राइव कर रहा है, बेली को गुड्स को यूज करने के लिए, तो यहाँ पे जो बेली है वो उसके पास वही रेमेडीज होंगी, वो कोई भी ऐसी रेमेडी यूज कर सकता है जैसे कि मैं खुद ही ओनर हूँ, ठीक है, तो बेली वैसी पावर यूज कर सकता है। और यहाँ पे बेलर या बेली जो है सूट भी ला सकते हैं, हो सकता है बेली खुद भी सूट ले आए, वरना ये भी हो सकता है कि बेली बेलर को बोल दे कि जी एक्स पर्सन आया था, एक्स पर्सन ने क्या किया, वो क्या किया, एक्स पर्सन ने मेरे से ना आपके गुड्स लेकर चला गया, तो हो सकता है, ठीक है, बेलर भी सू कर सकता है उसके रिगार्डिंग। ओके, अब 181, अपॉइंटमेंट ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट, कह रहे हैं अगर हमने जो सूट किया ऊपर वाले सेक्शन में 180 में, अब क्या हुआ, वट एवर इज ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ रिलीफ ऑफ कंपनसेशन, अब कोर्ट कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन देगी, चाहे वो बेलर सूट लाया चाहे वो बेली लाया हो, किसके अगेंस्ट में लाने गए थे ये लोग, एक्स के अगेंस्ट में, इन एनी सच सूट शैल between bailor and bailey be dealt with accordingly to their respective interest। तो जितना भी इनका इंटरेस्ट बनता है, सपोज हो सकता है कि मैंने जो है उसे 10 दिन के लिए गुड्स लिए थे बेली ने, अब उसको जो है सेकंड डे ही डिप्राइव कर दिया, तो जिस पर्पस के लिए बेली ने गुड्स लिए वो तो पर्पस क्या हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहाँ पे हो सकता है ये अपना इंटरेस्ट बांट ले, ठीक है भाई ले तू इतना शेयर ले ले कंपनसेशन का, मैं तो ओनर हूं ही, मेरा तो इतना शेयर बनता ही है, क्योंकि एक्स जो है मेरे गुड्स ले गया और उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये जस्ट एग्जाम्पल है। ओके, तो ये था सेक्शन 181। तो 180 और 181 में क्या दे रखे हैं, राइट्स दे रखे हैं बेलर के भी और बेली के भी। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, बेलमेंट से प्लेज वाला भी। अब जो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होएगा वो हमारा कौन सा स्टार्ट होएगा, एजेंसी का, जो कि प्रिंसिपल एजेंट के बारे में बताता है। 182 के ऑनवर्ड्स मैंने वैसे कुछ सेक्शंस की वीडियोस बना रखी हैं जो आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले सेक्शन में, ठीक है। तो जो सेक्शंस की मैंने आगे 182 से 238 तक के जो मैंने सेक्शंस इंक्लूड नहीं कर रखे, मैं उन सब की वीडियोस अपलोड कर दूंगी। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।